आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। वजारत तालीम ने किया ऐलान, नेट पेपर लीक मामले की सीबीआई करेगी जांच, जल्द इम्तहान कराने का ऐलान। नेट इम्तहानात लीक के मामले पर तलबा सरापा एहतजाज, मरकजी वजीर तालीम की रिहाइश पर एहतजाज और मुजाहरा। पटना हाईकोर्ट का आया फैसला, बिहार में 65% रिजर्वेशन मनसूख, मनोज झा ने कहा पर्दे के पीछे कौन। हैदराबाद में ट्रेन के 2 डब्बे नजर आतिश, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। और इसराइल की बमबारी के सबब फलस्तीन खंडरात में तब्दील, गजा में 38 मिलियन टन मलबे का ढेर जमा, माहौलियाती निज़ाम भी तबाह। मुल्क के तालीमी निज़ाम को बद से बदतर बना दिया गया है। आए दिन किसी न किसी बड़े मुकाबले जाती इम्तहानात के पेपर लीक करा दिए जाते हैं और बाद में तलबा को बेवकूफ़ बनाने के लिए इम्तहानात रद्द करने या तफ्तीश कराने की बात कही जाती है। क्या इन फैसलों से तलबा की बेपनाह मेहनत व मशक्क़त का इजाला मुमकिन है? नीट इम्तहानात में हुई लापरवाही के सबब तलबा सरापा एहतजाज बने हुए थे। तलबा की नाराज़गी थमी नहीं थी कि 18 जून 2024 को हुए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट के इम्तहानात का पेपर भी लीक होने की वजह से रद्द कर दिया गया है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता चंद माह में कई इम्तहानात के पेपर लीक हो चुके हैं, जिससे नेट का इम्तहान देने वाले 9 लाख तलबा का मुस्तक़बिल तबाह हो रहा है। मगर हुकूमतें मुस्बत लाइहा अमल तैयार करने से कासिर हैं और सियासत कर रही हैं, जबकि लीडरान के ज़रिए शहमात का खेल खेला जा रहा है। पेपर के लीक होने और रद्द होने के ऐलान के साथ ही तलबा यूनियन ने एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए हैं। NSUI ने मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया है। आयसा ने भी शास्त्री भवन के बाहर एहतजाज किया। वजारत तालीम के जॉइंट सेक्रेटरी गोविंद जायसवाल ने बताया कि दोबारा इम्तहान कराने के लिए तारीख का जल्द ऐलान कर दिया जाएगा और जांच के लिए मामला CBI के हवाले कर दिया गया है। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने इस मामले पर सख्त तनकीद की है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने कहा है कि कांग्रेस मुल्क के तलबा के साथ खड़ी है। UGC नेट की परीक्षा जो 18 जून को NTA ने कंडक्ट कराई थी, लगभग 9 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। 19 जून को UGC को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के इंडियन साइबर क्राइम सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C से कुछ इनपुट मिले। उस इनपुट को प्राइमा फेसी देखने से मिनिस्ट्री को ये अपीयर हुआ कि देयर इज अ चांसेस दैट एग्जामिनेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज। टू टेकिंग अ वेरी प्रॉम्प्ट एक्शन एंड विथ अ एम टू इंश्योर स्टूडेंट इंटरेस्ट, द मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन जल्द ही कन्वे कर दी जाएगी और इसके साथ ही मैटर को CBI को भी रिफर कर दिया गया है, ताकि जो भी पॉसिबल अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सभी लोगों को उनको खिलाफ कार्रवाई की जा सके। भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हज़ारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड UGC NET के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप
इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो, ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की। यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। सर, सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, तो क्या आप निजी तौर पर लोकसभा में इस विषय को उठाएंगे और आप यह मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी खुद सदन में आकर जवाब दें इस विषय पर, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा विषय है? हाँ, बिल्कुल, सिंपल क्वेश्चन। हाँ, उठाएंगे, पार्लियामेंट हाउस में उठाएंगे। मैं पहले से मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार छात्रों की हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। नीट परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है। आज भी कुछ चर्चा हुई है, उसकी डिटेल रिपोर्ट पटना पुलिस उस घटना की तह तक जा रही है, अंत तक जा रही है। उनके पास भी कुछ जानकारी आई है, ये सब आपकी सामने भी है और डिटेल रिपोर्ट जल्दी ही वो भारत सरकार को भेजेंगे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है। तत्क्षणात हम लोगों ने निर्णय किया इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय अनुसंधान और सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि इन दिनों में टेलीग्राम पे ये न्यूज आता है, ये क्वेश्चन आता है। टेलीग्राम की जो चरित्र है उसको एक उच्च स्तरीय अनुसंधान के बिना उसकी ट्रैकिंग करना अपने आप में एक चुनौती है, आप उसके बारे में जानते हैं।
हमने तत्क्षणात निर्णय किया कि इस परीक्षा कॉम्प्रोमाइज हुई है, उसको स्थगित किया जाए। और जल्द ही हमने उसी में भी कहा है कि जल्दी हम नया तिथि के साथ आएंगे परीक्षा करने के लिए। जहां रहा नीट की सवाल है, नीट में मैं उसको कोई अच्छी बात नहीं मानता हूं, लेकिन मैं फिर विनम्रता से कहना चाहूंगा, जो लाखों मेधावी विद्यार्थी बहुत मेहनत से उस परीक्षा को उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी भी हितों को हमें ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा, मैंने प्रारंभिक सूचना में कहा कि पटना पुलिस की काम सराहनीय है। एक आइसोलेटेड घटना को उन्होंने राउंड अप कर पाया है। कुछ जानकारी और भी आना बाकी है, इसलिए उसको फाइनल कार्रवाई भी हम जल्दी कर देंगे। उस अनुसंधान को हम पुख्ता करना चाहते हैं। को यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाए हैं। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में रिजर्वेशन के दायरे को वसी करने के फैसले को रद्द कर दिया है। वाज़ेह है कि 50% से बढ़ाकर 65% करने के रियासती हुकूमत के फैसले को अदालत ने मनसूख कर दिया है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने तालीमी इदारों और सरकारी मुलाजमतों में SC, ST, EBC और दीगर पसमानदा तबकात के लिए रियासती हुकूमत के 65% रिजर्वेशन को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत करते हुए अदालत ने फैसला दिया है। अर्जी गुजार गौरव कुमार और दीगर की तरफ से दायर दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल करने के बाद 11 मार्च को फैसला महफूज रखा गया था, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। आरजेडी के लीडर ने फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि पर्दे के पीछे कौन लोग हैं जो ये काम करा रहे हैं। हम लोगों ने 2023 के नवंबर में जाति आधारित गणना के बाद जो है आरक्षण की सीमा हम लोगों ने 75% किया, जिसमें कि अति पिछड़े समाज का, दलित समाज का, आदिवासी समाज का और पिछड़े समाज का हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया। और उस समय भी हम लोगों ने मांग की थी कि भाई इस आरक्षण को कैबिनेट जो महागठबंधन का था उस समय, हम लोगों ने अनुरोध किया था भारत सरकार से कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से इस पे खतरा है। कोई ना कोई बीजेपी के लोग हमेशा PIL करा करके इस तरह का काम रोकना चाहते हैं, और जाति आधारित गणना भी इसी तरीके से रोकने का काम किया गया था। और जो सॉलिसिटर जनरल जो थे उस समय तुषार मेहता, उनको भी जो है सर्वे के खिलाफ खड़ा किया गया, एफिडेविट भी उन्होंने दिया था। तो हम लोग को इस बात का संदेह था कि ये बीजेपी के लोग जो हैं आरक्षण विरोधी लोग हैं, जिसको हम लोग चुनाव के समय भी कहते थे कि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि आरक्षण जो है वो बढ़े। इसलिए हम लोग चाहते थे कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए। आपको याद होगा जब ईस्ट जोनल का जो मीटिंग था काउंसिल का, जिसमें अमित शाह भी 10 दिसंबर को आए थे 2023 को, उस समय भी हम लोगों ने मांग की थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी मांग की थी कि भाई इसको शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए। लेकिन अब से तब तक 6 महीने हो गए हैं और अब तक जो है ये काम पूरा नहीं किया गया। यानी साफ दिखाता है कि भाजपा विरोधी है। PIL करने वाला भी भाजपा वाले ही लोग हैं, वो रुकवाने वाले भी भाजपा वाले ही लोग हैं। और ये तो मार्च में इसकी बहस पूरी हो गई थी। ये तो चुनाव के बाद बस आज जो है ये खबर आई कि भाई जो है इसको जो है बैकडाउन कर दिया गया है। तो इससे हम लोग आहत हुए हैं, और ये काम जो है बड़ी निष्पक्षता के साथ किया गया था। जिसको जो अधिकार था उसको हम लोगों ने अधिकार दिया।
पता नहीं जदयू के लोग माननीय मुख्यमंत्री इस पे क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी का पैर पकड़ा है, इस बार भी पकड़ के कम से कम अनुच्छेद 9 में जो है इसको करवा ले। अगर बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाएगी और जो वंचित शोषित समाज जो है उनका अधिकार दिलाएगी। और हम मुख्यमंत्री जी से मांग भी करते हैं कि भाई अगर नहीं हो तो सर्वदलीय जो टीम बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों की मुलाकात कराएं और शेड्यूल 9 में इसको डाला जाए। कोर्ट का जो फैसला आया है, मैं समझता हूं आरक्षण को लेकर के जो दायरा नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार ने जो बढ़ाया था, वो उस पर जो रोक लगी है, इसे मैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हम मानते हैं। ऐसे फैसले फासले बढ़ाते हैं सामाजिक न्याय की मंजिलों को हासिल करने में। हमें स्मरण है तमिलनाडु को भी बहुत वर्ष लगे थे, संघर्ष करना पड़ा था, हम भी तैयार हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि ये जो पिटिशनर हैं इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि देखिए, पर्दे के पीछे से कौन लोग हैं जो ये काम करवाने को उत्सुक, जिसमें वो बहुत ज्यादा उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं। हमने जातिगत जनगणना के दौर में भी देखा। मैं आग्रह करूंगा नेता प्रतिपक्ष हर चुनावी सभा में तेजस्वी जी बोलते रहे, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करिए, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। देखिए उस ना करने के नतीजे में क्या हासिल हुआ। अभी भी आग्रह करेंगे, हमारे नीतीश जी की कृपा से ही एनडीए की सरकार चल रही है इस बार, तो वो कम से कम लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप तुरंत ऊपर की अदालत में जाकर के अपना जो हकूक है एक बड़ी आबादी का, उसको हर तरह से उसको कोट किया जाए, हर तरह से उसको संरक्षित किया जाए। संघर्ष थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन हम हासिल जरूर करेंगे। दिल्ली में आईएमडी की साइंसदान सोमा सेन रॉय ने बताया कि वस्ती हिंदुस्तान और मशरकी हिंदुस्तान में एडवांस मानसून के हालात पैदा हो गए हैं। हीट वेव काफ़ी हद तक निकल चुकी है। उत्तर प्रदेश और ख़ासकर मगरबी उत्तर प्रदेश के 1-2 इलाकों में 5 दिन तक हीट वेव रहेगी। कोंकण, गोवा, कर्नाटक, साहिली कर्नाटक और केरल में अगले 3 से 4 दिन काफ़ी बारिश होगी। दिल्ली में 23 और 24 को रिमझिम होने की उम्मीद है। काफी एडवांस कर चुकी है और हमारी उम्मीद है अगले 3 से 4 दिन में मॉनसून और एडवांस करेगी ईस्ट सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया में, यानी कि छत्तीसगढ़, ईस्ट मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, ईस्ट उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, झारखंड, बिहार, बंगाल, इन सभी राज्यों में मॉनसून एडवांस का स्थिति पैदा होगी। इसके चलते हमारे इन सभी राज्यों में ह्यूमिडिटी बढ़ गया है और हीट वेव का स्थिति निकल चुकी है। थोड़ा बहुत हीट वेव अभी भी आज भी रिकॉर्ड किया गया है आपका वेस्टर्न हिमालयन रीजन और नॉर्थ वेस्ट इंडिया से, मगर हीट वेव का स्थिति काफी निकल चुकी है। मगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्योंकि ये पश्चिम विक्षोभ के रिलेटेड था, वो आज के बाद से कल से हटने का उम्मीद है, जिसके चलते दोबारा टेम्परेचर परसों से बढ़ने का उम्मीद है। 2 से 3 डिग्री बढ़ने से उम्मीद नहीं है कि अभी हीट वेव का स्थिति दोबारा पैदा होगा, मगर उत्तर प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश स्पेशली आपका 5 दिन तक हीट वेव का स्थिति जारी रहेगी। 1-2 इलाके में जस्ट सिंपल हीट वेव का स्थिति ईस्ट उत्तर प्रदेश में आज के बाद से खत्म हो जाएगी। पंजाब हरियाणा में कोई हीट वेव का भी वार्निंग नहीं दे रहे हम, आगे हम देखते रहेंगे क्योंकि पश्चिम विक्षोभ निकल तो रहे मगर साथ ही साथ ईस्टर्लीज भी स्ट्रेंथन हो रही है, तो आगे जैसे मौसम का स्थिति रहेगा हम उसी हिसाब से हीट वेव का अलर्ट भी जारी करेंगे। क्या सिचुएशन है उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो? कोस्टल एरियाज का बात करें तो वेस्ट कोस्ट में अभी हमारा विंड्स बहुत स्ट्रांग है, इसके चलते भारी से अति भारी वर्षा मेनली आपका कोंकण, गोवा, कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका और केरल में अति भारी वर्षा होने का पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट 3 से 4 दिन। और ईस्ट कोस्ट में खास आपको जैसे पता है साउथ ईस्ट कोस्ट में ज्यादा बारिश होती नहीं है एक्टिव मानसून के दौरान, मगर नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट जहां पर आपका उड़ीसा, बंगाल, बिहार, इन सभी राज्यों में भी मॉइस्चर बढ़ रही है, बारिश भी बढ़ेगी और मानसून धीरे धीरे इन सभी जगह में एडवांस करने का स्थिति नजर में आ रहा है अगले 3 से 4 दिन में। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो क्या कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में मौसम हालांकि आज ठंडा हुआ है कल के मुताबिक, जैसे मैंने बताया ये प्री मानसून शावर्स हैं, इसका प्रभाव आज के बाद से कम होने का संभावना है, मगर आगे आगे थोड़ा ईस्टर्लीज आएगा
उससे शायद टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, मगर फिर भी नॉर्मल्स के मद्देनजर रखते हुए 23rd 24th को आइसोलेटेड हीट वेव होने का चांसेस है दिल्ली में, और उसके बाद से जो स्थिति बनेगा हम जरूर आपको बताते हैं। आजकल में बारिश हो सकती है? जी जरूर, आज भी आपका थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की पॉसिबिलिटी है। दिल्ली में मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने निर्माण भवन के मुख्तलिफ दफातर का दौरा किया। साथ ही अफसरान और मुलाजमीन से बातचीत की। JP नड्डा ने कहा कि हमने निजी और सरकारी सभी अस्पतालों को हीट वेव को अहमियत देने के लिए कहा है। मैंने अफसरान को मरकजी अस्पतालों का दौरा करने के लिए भी कहा है। रियासतों को भी हिदायत दी गई हैं। दौरा किया, एक राउंड लिया और सभी सेक्शंस में जाकर के वहाँ के काम का जायजा भी लिया। मैं उस पर हेल्थ ऑब्जर्वेटरी में भी गया, सेंट्रल रजिस्ट्री में भी गया और साथ ही साथ रिकॉर्ड रूम, कैंटीन सभी की व्यवस्थाओं को देखा। साथ ही साथ मैंने सभी ऑफिसर्स के साथ इंटरैक्ट किया और उनसे जाना सभी डिविजन्स के काम के बारे में कि किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय में सभी डिविजन्स में काम हो रहा है। और मैंने उनको ये निर्देश भी दिया है कि हम सब लोग नागरिक के पक्ष के दृष्टि से, जिससे कहते हैं सिटीजन्स फ्रेंडली, ये अप्रोच रखनी चाहिए। ये हमको अपना विचार रख करके काम में सेवा भाव से जुड़ना चाहिए। सभी ऑफिसर्स ने उत्साह मन से ये कहा है कि वो पूरी ताकत के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय में काम करते हुए जनहित में जितना भी काम हो सकेगा वो करने का प्रयास करेंगे। मैं भी इस पे मुझे महसूस हुआ कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी कर्मचारी, अधिकारी पूरी तन्मयता के साथ अपने काम को पूरी लगन के साथ कर रहे हैं। मैंने उनको ये भी सलाह दी है कि हम सतर्क रहें और हम डिलिजेंट रहें अपनी ड्यूटीज में, क्योंकि हमारा काम ऐसा है जो बीमारी बता कर नहीं आती और उसके लिए हमें सतर्कता जरूर रखनी चाहिए। मैंने अधिकारियों के साथ बैठ करके ये जो हीट वेव है इसका भी चर्चा की इसके बारे में, और केंद्र सरकार ने इसके बारे में सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं, उनको एडवाइजरी जारी की है और हमने सभी अस्पतालों को कहा है, पब्लिक या प्राइवेट, सभी हीट वेव को टॉप प्रायोरिटी दें और हीट वेव से आए हुए पेशेंट्स की व्यवस्था के लिए अलग से व्यवस्था करें। मैंने अपने अधिकारियों को ये भी कहा है कि जितने सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं, जो सेंट्रली मैनेज्ड हॉस्पिटल्स हैं, उसके बारे में खुद अधिकारी जाकर के दौरा करके देखें कि उनकी अलग से व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई है। और स्टेट्स को हमने डायरेक्शन भी दी है और उनको हमने एडवाइजरी दी है कि वह देखें कि उनके प्रदेश में सारे स्टेट्स और सारे हमारे सभी स्टेट्स में जो पब्लिक में और प्राइवेट में हॉस्पिटल चल रहे हैं वो हीट वेव के लिए स्पेशल व्यवस्था करें। मैं यहाँ ये भी जरूर कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जनता है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वह इस समय लिक्विड डाइट्स पर विशेष करके ध्यान दें। मैं सजेस्ट करूँगा कि डिहाइड्रेशन नहीं हो, इसलिए पानी का बहुत उपयोग करें। साथ में कोई नारियल पानी या अन्य तरीके के हम जो भी लिक्विड डाइट्स ले सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। यह अभी के समय की आवश्यकता है, यही मैं उनसे निवेदन करूंगा। हैदराबाद में ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लग गई। रेल निलियम के करीब रेलवे ओवरब्रिज पर एक ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया है। सिकंदराबाद के फायर स्टेशन अफसर D मोहन राव ने कहा है कि 10:50 पर आग लगने की खबर मिली थी। पेंट्री डिब्बे और एक AC कोच में आग लगी थी। आग पर काबू पा लिया गया है। जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। ये अभी 10:50 around fire we have received a fire call from fire control room and we turned out immediately and we should extinguish the fire. There is one pantry coach and one AC space which is a spare we kept here on the track. So during when this incident was taking place, was there any person inside the... Nobody is there, no injuries, no life loss. Mostly property loss also very low. So
Sir, how did the officials got the information about this incident? We have received some I think railway SI called to our fire control room. We have immediately we received from our fire control room. We turned out immediately, but we thought it is very big. Hence we received. We turned out the five vehicles from various locations. Yeah, sir, so totally how many engines have came here, sir? 5 engines, five fire engines turned out. First for Secunderabad fire station and to Snarkal, Malkajgiri, Mushirabad, and here from here. उत्तर प्रदेश में इन्हदामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अतीक अहमद के भाई अशरफ की अहलिया जैनब फातिमा के घर को तोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का ट्रायल किया गया है। हिंदुस्तानी रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज पर ट्रायल रन किया है। ये पुल रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच बनाया गया है। इस लाइन पर रेल खिदमात जल्द ही शुरू होंगी। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जहां शदीद गर्मी का सामना है, वहीं कई रियासतों में मानसून ने दस्तक दे दी है। आसाम के गुवाहाटी में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। आसाम के नागांव में भारी बारिश की वजह से सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जबकि कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के कई हिस्सों में तेज़ बारिश हुई है और महाराष्ट्र के थाने शहर के कई इलाकों में भी शदीद बारिश हुई है। फ़लस्तीन पर इसराइल की बमबारी मुस्तकिल जारी है, जिसके नतीजे में गज़ा 38 मिलियन टन मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। गज़ा पर इसराइली हमलों के माहौलियाती असरात के हवाले से जारी रिपोर्ट के मुताबिक ये मलबा फ़ी मुरब्बा 107 किलोग्राम मलबे के बराबर है। गज़ा में तकरीबन तमाम पानी, सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के निज़ाम तबाह हो चुके हैं। सीवरेज का पानी, समंदर, मट्टी, पीने के पानी और यहाँ तक कि खुराक में भी शामिल होना शुरू हो गया है। सऊदी अरब में इस साल हज के दौरान शदीद गर्मी की वजह से 645 हुज्जाज वफात पा गए हैं, जिसमें 68 हिंदुस्तानी भी शामिल है। सऊदी इंतजामिया और हज कमेटी ऑफ इंडिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए हुज्जाज का कहना है कि कोई भी हमारा पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ मेडिकल फैसिलिटी बेहद ख़राब है। इस शदीद गर्मी में सैकड़ों हाजी हीट स्ट्रोक से बेहोश हुए जा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। गर्मी की वजह से मरने वाले हुज्जाज की लाशें सड़कों पर पड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि इस साल हज के दौरान पड़ने वाली गर्मी में 645 अमवात हुई। इन अमवात में सबसे ज़्यादा तादाद इथियोपिया के बाशिंदों की है। इथियोपिया के 323 लोग वफात पा गए हैं। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब, सारा प्रोग्राम।